नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के संपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कई सिरे से जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ये वाली टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, विश्वास कीजिए हमारा। देखिए, ये जो टॉपिक है, इंडिया के जनरल कंपटीशन क्षेत्र में जो भी एग्जाम्स होती है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, A to Z जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये वाली टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर कितने फॉर्म में बना के आपसे पूछते हैं। तो आपका आंसर है 4 फॉर्म में। ये कैसे पूछा जाता है? सबसे पहले आपको वेन्यू पूछा जाता है कि अमुक ईस्वी का अधिवेशन कांग्रेस वाली कहाँ पे हुआ था। दूसरा, आपका चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है, यानी अध्यक्षता के बारे में कि किसके द्वारा किया गया था। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक है कि इनकी जो बारीकियां हैं, इनमें क्या निर्णय लिया गया था, क्या हुआ था, ये से बारीकियां के श्रेणी में हमने रखा है। तो ये सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट है ना। तो आजकल क्वेश्चन ये तीसरे वाले पोर्शन से ज़्यादा आने लगे हैं। पहले जब एग्जामिनर जो हल्का क्वेश्चन पूछते थे तो ये दोनों वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करता था। बाद में हम मिसलेनियस प्रकार की क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 4 टाइप के जो है यहाँ पे हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ में मैं लिंकिंग प्रोसेस सिखाता हूँ, तो चीज़ों को रिलेट भी करेंगे, जिससे आपको याद रखने में और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले अगर टुडे एग्जाम का आप कोई सा भी कंटेंट चाहते हैं, जैसे अभी एसएससी की एग्जाम नज़दीक है, तो आप टुडे एग्जाम का रामबाण ई बुक ले सकते हैं, या फिर 30 सीरीज चल रही है वो भी ले सकते हैं। और जीके जीएस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो दोनों एक साथ ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार एसएससी की एग्जाम होने वाली है, तो ये भी कंटेंट अवेलेबल है। आरपीएफ एनटीपीसी का भी कंटेंट अवेलेबल है। एकमात्र ठिकाना कंटेंट कैसे प्राप्त करें साहब? तो ये जो मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। वहां से आपको कंटेंट को प्राप्त करना है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा पहला अधिवेशन, ठीक है। सबसे पहले पहला अधिवेशन आपका 1885 बॉम्बे के अंदर हुआ था। यहाँ से एक गुड क्वेश्चन निकल के आती है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ होना तय हुआ था, है ना। कहाँ होना तय हुआ था, हुआ तो बॉम्बे में था, लेकिन तय होना कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे पूना के अंदर, पुणे के अंदर होना तय हुआ था, लेकिन बॉम्बे में कराया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पूना में एक प्लेग नामक बीमारी काफ़ी भयावह रूप ले लिया था। तो इसी कारण इसकी जो वेन्यू है इसमें चेंजेस करके पूना से ट्रांसफ़र करके बॉम्बे कराया गया। तो आप समझ गए, गुड क्वेश्चन भी पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्पेशल बच्चा हो, ठीक है। 1885 में बॉम्बे में आयोजित करवाया गया था। अध्यक्ष कौन थे भैया? WC बनर्जी, इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक है। इस बैठक के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या हुआ करता था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम हुआ करता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव के अनुसार इनका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आइए, आपको अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो मैं आपको बताऊं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके समय में? डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन अंग्रेज थे, है ना। इनके अलावा किनके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर एक लाइन आपने पढ़ा कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधुनिक नाम किसके द्वारा सुझाया गया, तो दादा भाई नौरोजी आंसर कीजिएगा, न कि एओ ह्यूम आंसर कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आ गया होगा समझ में। हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई पहले पुणे में होने वाले थे, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल गई, तो पहला बैठक जो है बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर कराया गया था, ठीक है भाई। तो ये नोट करके यही चीज़ लिखा है। दूसरा सत्र जो हुआ 1886 में हुआ, है ना, कोलकाता में आयोजित करवाए गए। इनमें अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को आप प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में लेंगे। देखिए, पहले जो प्रथम वाला है इसे कर लेते हैं। एक तो प्रथम हो गया WC बनर्जी, है ना, सबसे पहले 1885 में बॉम्बे के अंदर। फिर प्रथम पारसी कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी, दादा लिख देते हैं यहाँ पे। फिर प्रथम मुस्लिम कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन
बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे मुस्लिम अध्यक्ष, है ना। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूल हो जाएंगे। तो अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो कुछ प्रथम वाली बात है ना, इसे पहले ही जेहन में रख ले, काम आएगी, ठीक है। तो जो दूसरा सत्र हुआ 1886 में, ये कोलकाता में हुए, दादा भाई नौरोजी इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी हो गए। इस अधिवेशन में क्या कुछ हुआ इसकी बात कर लेते हैं। तो जो सेकेंड वाला अधिवेशन था, इस अधिवेशन के दौरान नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, है ना। ये एक अलग संघ था, तो इनका जो है ना पूर्ण रूपेण विलय जो है राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हो गया, सेकेंडरी बैठक में हो गया 1886 वाला में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तीसरा सत्र 1887 ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, मद्रास के अंदर हुआ था। इनमें अध्यक्षता कौन किए थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, लिखा भी है। इस अधिवेशन में पहली बार किस भाषा में भाषण दिया गया था, तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस में जो अध्यक्षता संभालते थे वो कौन संभालते थे पता है आपको, जहां बैठक हो रही है उनसे नजदीक लगभग कौन है, मतलब किनका मतलब घर द्वार है, उनको ही चुना जाता था लगभग, अगर आप देखेंगे नक्शा के अनुसार तो, ठीक है मेरे भाई। तो ये एक मोटे तौर पे बता दिया, बाद बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, आपको समझने के लिए बता दिया। इस अधिवेशन में तमिल में जो है भाषण दिया गया था। तमिल भाषा कहाँ पे इस्तेमाल करते हो सर आप, इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और श्रीलंका के अंदर भी तमिल भाषा का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। वैसे श्रीलंका में जो स्पेशल भाषा है इसे हम सिंहली भाषा कहते हैं। अब मैं तमिल से हट के इधर आ जाता हूँ। 4 गो साउथ का भाषा है, तेलुगु भी है, मिलता जुलता है तो सब धन बैस पसेरी नहीं है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और एक आपका कन्नड़ है। ये सभी अलग अलग स्टेट में बोले जाते हैं। तमिल आपका तमिलनाडु में, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो पहले था नहीं, अब तेलंगाना भी है तो तेलंगाना में भी, मलयालम आपका केरला में और कन्नड़ आपका कर्नाटक के अंदर बोले जाते हैं। और ये सभी के सभी भाषा जो है किस फैमिली की भाषा है, मैं कहीं से कहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरी स्टाइल है, द्रविड़ फैमिली की भाषा है भाई, द्रविड़ फैमिली की भाषा है। इसके अलावा जैसे इंडो आर्यन होता है, द्रविड़ भी है, समझ लीजिएगा, तो ये द्रविड़ फैमिली से आते हैं। साथ ही साथ ये चारों के चारों भाषा इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा 2 और क्लासिकल लैंग्वेज होगा, क्योंकि टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तो 4 तो ये हो गए और एक ओडिसी हो गए और एक संस्कृत हो गए, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगा। अब मैं भाषा से हट के कांग्रेस के अधिवेशन पे आ जाता हूं। तो जो तीसरा सत्र हुआ यहाँ पे तमिल भाषा में जो है आपका भाषण दिया गया था। 1878 में जो लीटन के समय आपका शस्त्र अधिनियम बनाया गया था। कोई भी वीर मुझे बता दे आज़ादी के बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम कब बना था, 1 करोड़ बार बताया हूँ, 1959 में बना था। आज़ादी के बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम, है ना, जैसे लाइसेंस वगैरह रखने होते हैं ना, बंदूक वगैरह जो आप रखोगे, असला वगैरह, तो है ना, तो ये 1959 में बना था। और आज़ादी के पहले 1878 में लीटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी उसी साल आया था, 1878 में लीटना के समय, ठीक है। तो ये जो शस्त्र अधिनियम है इसमें संशोधन किया गया था कांग्रेस के 3rd बैठक यानी मद्रास में 1887 में। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप हजारों की संख्या में देखते हैं, लाइक रहता है 150। अरे दिल को मत थाम रे, मत थाम, पहले मन साफ कर, सफलता तो यूं ही मिल जाएगी तुझे। चलिए, चौथा सत्र वर्ष 1888, है ना, ये होता है चौथा सत्र। दिल पे मत लेना भाई, लाइक करने का मन होगा तब करना, है ना, ऐसे में बोलता भी नहीं हूँ। चौथा सत्र वर्ष 1888 ये इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें जो अध्यक्षता संभाले थे ये कौन थे भैया, जॉर्ज यूल। ये प्रथम अंग्रेज हुए जिन्होंने आपका जो है कांग्रेस में अध्यक्षता किए थे, ठीक है। इसके अलावा इस अधिवेशन में पहली बार क्या होता है, लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदी में भाषण दिया जाता है। अब देखिए बहुत ही वैरी करता है, कोई भी बच्चा का अगर आज से पहले ये क्वेश्चन जो बच्चा नहीं सुना होगा उनसे अगर आप पूछ दो कि कौन से अधिवेशन में पूर्ण रूपेण हिंदी में भाषण दिया गया पहली बार, तो ये तो कम से कम बिल्कुल सेलेक्ट ना करेगा। क्यों ना करेगा पता है क्यों, क्योंकि अध्यक्ष थे इसमें जॉर्ज यूल जो ब्रिटेन के थे, तो अंग्रेजी में क्या करने आएगा भाई, तो बच्चा पहले माइंड यहीं लगाएगा, लेकिन वहीं लगाएगा वहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो हिंदी में भाषण का काम हुआ था ये चौथा में, जिसमें अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल, 1888 इलाहाबाद के अंदर हुआ था, अब प्रयागराज के अंदर। तो यहाँ जो है आपका हिंदी में भाषण लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। 5वां बैठक ये 1889, ये क्या होता है,
भाई 89 की 89 होगा। मुंबई में हुआ था, मुंबई नहीं बम्बई कर लीजिएगा क्योंकि मुंबई बाद में बना है, लेकिन आपका जो है फॉन्ट सपोर्ट जैसे ही आप मुंबई बोलोगे ना बम्बई, बम्बई बोलोगे मुंबई लिखा जाता है, ठीक है। इसमें अंग्रेज विलियम बेडनबर्ग के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने वाले दूसरे अंग्रेज हुए थे। कौन भैया? बेडनबर्ग, है ना। पहले कौन था? जॉर्ज यूल, है ना। और दोनों लगातार वर्ष में जो है अंग्रेज ने अध्यक्षता संभाला। कौन कौन से लगातार वर्ष? 1888 और 1889, है ना। एक थे आपका जॉर्ज यूल और एक था आपका बेडनबर्ग, है ना। एक किए थे बम्बई के अंदर, माफ कीजिएगा इलाहाबाद के अंदर, और दूसरा किए थे बॉम्बे के अंदर। तो इन्हें भी अगर कल हो के अगर आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस में अध्यक्षता संभालने वाले दूसरे अंग्रेज कौन हुए, तो ये बेडनबर्ग, है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा छठा बैठक आपका कोलकाता के अंदर होता है, 1890 में होता है। फिरोज शाह मेहता साहब अध्यक्षता संभालते हैं। इस बैठक में पहली स्नातक, इंडिया की जो पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली सरनेम कोलकाता में, बंगाल इत्यादि में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो कादम्बनी गांगुली है, इन्होंने संबोधित किए थे अधिवेशन को। देखिए, संबोधित करना और अध्यक्षता करना, इन दोनों में फ़र्क रखना भाई। संबोधित करना, जैसे मान लीजिए कि कोई मंच है, मंच का संचालन अलग आदमी कर रहा होता है और उस पर जो चीफ गेस्ट आता है वो अपने वाणियों से, चाहे अन्य कोई आना, उनसे संबोधित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा कोचिंग सेंटर या कोई बच्चे पास हो जाते हैं, जब क्रेडिट देने जाते हैं तो संबोधित नहीं करते क्या बैठे हुए बच्चे को, तो वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो अध्यक्षता और संबोधन में थोड़ा सा फर्क रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई संबोधन जो है फिरोज शाह मेहता, अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और संबोधन करने पहुंची थी कादम्बनी गांगुली, है ना। इनके अलावा कांग्रेस के 8वां अधिवेशन 1892 में हो जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पुनः व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस में दूसरी बार अध्यक्षता कब किए, तो 1892 में किए थे, और यह अधिवेशन का क्रम था 8वां, ठीक है। जैसे इस फॉर्मेट में मैं आपको एसएससी की एग्जामिनर की मेंस की क्वेश्चन बताऊं तो आपसे पूछता है कि भारत में दूसरी बार एशियन गेम कब हुआ था, तो ये 1982 में हुआ था। ठीक 100 साल का फर्क है व्योमेश चंद्र बनर्जी के दूसरी बार अध्यक्षता करने और एशियन गेम 1951 में तो पहली बार दिल्ली में हुआ था, दूसरी बार 1982 में दिल्ली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा आपको वेरी किया था। आपको याद होगा कि मैंने आपको किस एग्जाम था शायद एसएससी जीडी का इसी बार, और मैंने आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता संभाले हैं, और अगले ही दिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गई थी। तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम बनेगी, है ना। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी सेकेंड टाइम कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए, तो बताइएगा 1892, और 8वां जो है बैठक था इलाहाबाद में हुआ था। इनके अलावा कांग्रेस की 9वीं अधिवेशन 1893, अध्यक्षता किए थे भाई दादा भाई नौरोजी, और यह बैठक कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था, है ना। इनके अलावा ये लाहौर तो आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, पहले इंडिया में था, अखंड भारत के अंदर। इनके अलावा जो दादा भाई नौरोजी है, इनसे बहुत कुछ बताना था यार, लिखा नहीं क्या, है ना, लिख के तो दिए थे। चलिए मैं बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी से बहुत कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आप दादा भाई नौरोजी को अभी आपने देखे थे कि 1886 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे, है ना। अब फिर देख रहे हैं 1893 वाले की अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी साहब। दादा भाई नौरोजी साहब को हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। यहाँ पे मैं बहुत कुछ लिख देता हूँ, मतलब बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा क्योंकि मैं लिख के दिया था लिखने, ठीक है भैया। तो ये जो है ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। इनके अलावा इनके कई सारे किताब है, जिनमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किताब जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक गुजराती समाचार पत्र राष्ट्र गोफ्तर भी है, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, राष्ट्र गोफ्तार, ये गुजराती भाषा में, है ना। तो ये भी आपका दादा भाई नौरोजी का ही है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला चलते हैं 1896। 1896 में कोलकाता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी साहब जो है अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस में सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस में सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये रहमतुल्लाह सयानी साहब थे, और ये कहाँ पे बैठक किए थे, तो ये किए थे कोलकाता के अंदर। कब? 1896 में, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जैसा आपकी आज तक मुझे आशा है कि आपने ये सुना होगा कि 1896 के जो अधिवेशन है
हैं उनमें वंदे मातरम गाया गया था, है ना, वंदे मातरम गाया गया था। लेकिन आपने ये नहीं कभी सोचा होगा कि वंदे मातरम किसने गाया था। तो वंदे मातरम जो गाया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। किनके द्वारा गाया गया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं। और हम क्या, इनका उपाधि जो है महात्मा गांधी साहब ने दिए थे गुरुदेव का। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी ली थी, लेकिन रखे नहीं अपने पास, रिटर्न कर दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और वहीं पे लगे हाथ महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि भी लौटा दिया था अंग्रेज को जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो ये वंदे मातरम जो गायन का कार्य किया था 1896 के अधिवेशन में, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि भाई वंदे मातरम जो है किस शीर्षक से लिया गया है, तो आप कहेंगे आनंद मठ से लिया गया। अर्थात आनंद मठ के लेखक कौन हो गए? बंकिम चंद्र चटर्जी। भाई किताब के एक पार्ट से एक अध्याय निकाल लिया गया तो किताब के राइटर तो सेम ही रहेंगे ना, और जो अध्याय है उनके भी राइटर सेम होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए वंदे मातरम का भी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ के भी हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में। अगला है 1899। 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त भू राजस्व की अस्थायी निर्धारण की मांग की गई। जो आपका टैक्स होता है जमीनी टैक्स, उस पर जो है अस्थायी निर्धारण की मांग की गई कि तुम हर बार जो बढ़ा चढ़ा देते हो इस पे जो है एक फिक्स रखो। यह 1899 में रमेश चंद्र दत्ता के अध्यक्षता में। 1901 में आते हैं कोलकाता अधिवेशन, दिनय इवाचा इस प्रकार से इनका नाम है। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए। VVI करके रखेंगे, बच्चे 1924 टिक करके आ जाते हैं और घर पे आके सर फोड़ते हैं, है ना। देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि भाई अध्यक्षता करना एक अलग बात है, लेकिन चीफ गेस्ट के रूप में जाके कुछ संबोधन करना या दिखना ये चीज़ अलग बात है। तो यहाँ पे गांधी जी सबसे पहले 1901 में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ऐसा ट्रीट किया गया, दिखाया गया, देखा गया, ठीक है। लेकिन जो गांधी जी के हाथ में अध्यक्षता आई ये 1924 बेलगावी अधिवेशन में आई थी, ठीक है, जो एकमात्र बार है ना। तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गांधी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इस बात की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन से होती है, तो 1901 वाले से करिएगा, ना कि 1924 वाले से करिएगा। हम आगे चलते हैं। इसके अलावा वर्ष 1905 में बनारस में जो है बैठक हुआ था। अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दिए थे। जो स्वदेशी आंदोलन आपको सभी को पता है कि बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। बंगाल विभाजन करवाने वाले कौन थे? तो कर्जन थे, है ना। और जो कर्जन है ये बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। प्रभावी वाले दिन बंगाल में क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम बनती जाएगी। तो जो 1905 में बनारस में आपका जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है आपका स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। कल या परसों मैंने एक बात बताया था कि जो बंगाल विभाजन के दौरान वस्तुओं का जो ब्रिटेन मेड वस्तु था उनका बहिष्कार किया गया। तो इस बहिष्कार का सुझाव कौन दिया था? तो कृष्णा मित्र दिए थे। कौन दिए थे भाई? कृष्णा मित्र दिए थे। कृष्णा मित्र दिए थे जिन्होंने संजीवनी नामक पत्रिका का संपादन भी किए थे। कौन सी पत्रिका था वो? संजीवनी नामक पत्रिका। वही संजीवनी बूटी वाला संजीवनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्णा मित्र के द्वारा बहिष्कार को सुझाया गया था। तो ये बात सब थोड़ी से जहन में रख लेंगे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन कर्जन के समय 1905 में किया गया था। यह पूर्ण रूप से प्रभावी कब हुआ था भाई? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इनके अलावा वर्ष 1906 में कोलकाता में एक फिर अधिवेशन होती है, जिनमें फिर से ये लास्ट अटेम्प्ट है दादा भाई नौरोजी का। ये तीसरी बार अटेम्प्ट मतलब अध्यक्षता थे दादा भाई नौरोजी का। आपने देखा 1886 में किए थे, फिर 1893 लाहौर में किए थे और फिर 1906 कोलकाता में किए थे। तो ये 3 बार ही जो है अध्यक्षता संभाले थे। तो ये इनमें जो है 4 प्रस्ताव को रखा गया। कौन सा? स्वराज, बहिष्कार आंदोलन,
स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। तो अगर कल होके आपसे पूछे कि कोलकाता अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें एक सांप्रदायिक चुनाव को घुसेरेगा, जहां तक मेरा माइंड कह रहा है ना, कि भाई 3 इसमें से दे देगा और एक सांप्रदायिक चुनाव लिख देगा चौथे ऑप्शन में कि इनमें से किस चीज पे निर्णय या प्रस्ताव नहीं रखा गया था, तो आप वहां पे इन तीनों के उत्तर जो भी ऑप्शन होंगे उन्हें आंसर लगाएंगे। दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस में आखिरी अध्यक्षता थी, अर्थात दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में कुल 3 बार अध्यक्षता को संभाले थे। चलते हैं आगे। इधर लिखा है भाई दादा भाई नौरोजी के बारे में A to Z चीज, मतलब जो आपकी काम क्या है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान भी दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे तो फिर दादा भाई नौरोजी नहीं, 1600 में अंग्रेज के द्वारा बसाया गया था तो इंडिया में था, ये बहुत पहले की बात हो जाएगी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दल की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी, लंदन के अंदर करी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक किताब का नाम है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये भी किताब है, और राष्ट्र गुफ्तर एक पत्रिका है। इनका संपादन भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा करा गया था। धन के अपवहन सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, है ना। इनके अलावा 23वां बैठक 1907 सूरत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार बैठक होता है। कांग्रेस में कई ऐसे मौका आए कि एक ही ईयर में 2 बैठक हो गए, है ना, कोई कारणवश या फिर बिना कारणवश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्रम में 23वां बैठक है जो 1907 में होती है, और इसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं? रास बिहारी घोष। और कहाँ पे होता है? सकल सूरत, गुजरात का एक शहर सूरत, है ना। एक आपने पजल देखा होगा, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ एक यशोभूमि पेपर चलता है ना, तो वहां पे ये फिलर टाइप से नहीं क्या पेपर के अंदर रहता है हिंदी में, तो इसमें ए वाला बहुत कॉमन रहता है, उसका एक पजल, सकल सूरत गुजरात का एक शहर, सकल सूरत गुजरात का एक शहर। तो एकदम इसमें स्पष्ट ही किया रहता है कि भाई सूरत फिल करना है, सूरत 3 अक्षर का। ठीक है भाई, तो याद आ गया, थोड़ा सा बता दिया है ना। बीच बीच में थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, 1 आध सेकंड खराब लगता हो तो माफी चाहते हैं भाई, है ना। रास बिहारी बोस कह रहे थे कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी में हो गया, और सत्र जो है स्थगित हो गया था। स्थगित मतलब फ्रीज हो गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बैठ नहीं गए थे भाई, बंट गए थे, बंट गए थे। गरम दल के नेता भी आपसे पूछे जाते हैं, तो लाल बाल पाल हैं। ये लाल बाल पाल में सबका मीनिंग याद रखिएगा। एक है आपका लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध करते हुए जो है लाठीचार्ज का शिकार होने के बाद अंततः चोट के कारण इनकी देहांत हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक साहब और बिपिन चंद्र पाल साहब। देखिए बहुत ज्यादा कारण है। बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु कब हुई आपको पता है? जिस दिन असहयोग आंदोलन को लगभग पूर्ण रूप से लागू किया जाना था उस दिन मृत्यु हुई। तो ये सब लेखा विधि का है ना। इनके अलावा बिपिन चंद्र पाल, अच्छा बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में और भी एक जो है महाराष्ट्र में फेमस त्योहार होता है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, है ना। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा ही सुझाया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव। साथ ही साथ मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका और केसरी और गीता रहस्य नामक पुस्तक, है ना, गीता रहस्य जेल में लिखे थे, मंडेला जेल बर्मा में। तो ये जो है आपके बाल गंगाधर तिलक साहब की ही रचना है, इन्हें ध्यान रखेंगे। 23वां अधिवेशन सूरत में स्थगित होने के बाद पुनः 1908 ईस्वी में यानी 1907 में आपका सूरत में हुआ, जो पूर्ण रूप से फ्रूटफुल नहीं रहा, निष्फल रहा, एबॉर्ट हो गया, है ना। तो भाई जो 1908 में फिर से आपका जो अधिवेशन हुआ ये आपका कहाँ पे हुआ? जो है स्थगित होने के बाद पुनः सूरत में करवाए गए। और इस 1 सेकेंड 1908 में सूरत में क्यों होगा? 7 में सूरत, 8 में मद्रास, ये मद्रास में होगा, गलत लिखा है यहाँ, मद्रास में होगा 1908 में भाई, है ना। 23वां अधिवेशन सूरत में स्थगित हो जाने के बाद कारण पुनः 1908 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में यहाँ लिखा है मद्रास में हुआ था। 1908 वाला जो है ये मद्रास में हुआ था बंधु, 1907 वाला सूरत में हुआ था। ये दोनों अधिवेशन को एक ही काउंट किया गया और दोनों में जो अध्यक्ष रहे ये रास बिहारी घोष ही रहे थे। ठीक है भाई। इनके अलावा वर्ष 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम बेडनबर्ग, देखिए विलियम बेडनबर्ग पहले कब किए थे? 1889 में किए थे, यानी 5वां में बैठे थे। और फिर से जो है ये 1910 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता फिर से संभालते हैं विलियम बेडनबर्ग, ये अंग्रेज है। इनके अलावा अच्छा
इलाहाबाद में अंग्रेज के द्वारा अध्यक्षता इससे पहले 1888 जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था, बता दिए थे। और 1889 में इसी सेम पर्सन के द्वारा किया गया था, ये भी बता दिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 में 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। अब ये कहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ जो है ये इससे पहले वाला जो अधिवेशन था ना 1910 वाला, इसी में ये कार्यवाही की गई। हालांकि ये पॉइंट अध्यक्ष BN धर, इस अधिवेशन में सरकार के कठोर नीतियों का घोर विरोध किया गया, है ना। इनके अलावा कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। अभी इससे पहले आपने वंदे मातरम देखा था, कहाँ देखा था, याद करते जाएं, 1896 में देखा था, है ना। अब हम देख रहे हैं राष्ट्रीय गान जनगण मन 1911 में देख रहे हैं। 1911 में अध्यक्षता बिशन एन धर किए थे, और जो आपका 1896 वाला है वो कौन कर रहे थे, सेकेंड इस्लाम धर्म के यानी मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी साहब कर रहे थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1911 में जनगण मन और 1896 में वंदे मातरम गाए गए थे। लेकिन वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा गाया गया था, ध्यान रखेंगे। जनगण मन के बारे में एक क्वेश्चन आपके पास्ट में एसएससी ने पूछा है कि जब जनगण मन रिलीज हुई तो किस शीर्षक से रिलीज हुई, है ना। इनके जो हेडलाइन थे वो क्या थे, तो आपको बताना है भारत विधाता, कहीं पे लिखा होगा, इधर है, भारत विधाता शीर्षक से जनगण मन प्रकाशित हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भी बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उनके भी लेखक हैं। वर्ष 1915 ये बॉम्बे में होते हैं, SP सिन्हा साहब की अध्यक्षता में। लॉर्ड वेलिंगटन इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बैठक में भाग लेते हैं, ठीक है। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस में संविधान में बदलाव किया गया। अगर आपसे कहे कि भाई कांग्रेस के जो अपना संविधान हुआ करता था, मतलब कोई चीज को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन होता है उसी को आप संविधान यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, मान लीजिएगा, तो उनमें जो है आपका बदलाव किया गया या संशोधन किया गया। ये 1915 बॉम्बे अधिवेशन सर SP सिन्हा की अध्यक्षता में जो किया गया था उनमें किया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके अधिवेशन है ये 1916 वाले हैं, इसमें बहुत कुछ होते हैं। लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में ही स्वामी सहजानंद ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, है ना। लखनऊ में ही भारत के 20 संस्थान हैं, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा बड़ा इमाम बाड़ा भी याद रखिएगा, यहीं पर है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ के अंदर। मौज बनाइए, आप लखनऊ में हैं, है ना। तो ये हो गया भैया। तो MC मजमदार इनकी अध्यक्षता थे। कांग्रेस के दो गुटों नरमपंथी और अतिवादियों के बीच एकता, ये जो आपने 1907 में विभाजन को देखा था, यहाँ पे आके दोनों जो नरम दल और गरम दल थे, है ना, मैं और तुम अगर ये हम हो जाते, ऐसा कुछ एक गीत है, तो यहाँ पे दोनों मिल गए, गरम दल और नरम दल। एनी बेसेंट के प्रयास से एक हुए थे, ये वाली पॉइंट को इग्नोर मत कीजिएगा। पास्ट में SSC ने पूछा है कि किसके प्रयास से गरम दल और नरम दल एक हो गए थे 1916 के अधिवेशन में, तो एनी बेसेंट के प्रयास से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए थे, लखनऊ समझौता होती है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं। इनके अलावा इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी का मुलाकात रामचंद्र शुक्ल से हो, राजकुमार शुक्ल, एक्चुअली राजकुमार शुक्ल नाम है इनका, है ना, राजकुमार, रामचंद्र नहीं नाम है इनका, नाम है राजकुमार शुक्ला, है ना। ये कौन थे, बिहार के एक किसान थे जो गांधी जी से 1916 के अधिवेशन लखनऊ में मिले थे और गांधी जी से वहाँ के किसानों का समस्या का जो है बयां किए थे कि भाई कैसे हमारे यहाँ चंपारण में तिलकठिया पद्धति चलती है जिससे किसान जिंदा जो है तिल तिल करके जो है समाप्त हो रहे हैं, तो इनसे हमें निजात दिलाइए और आप बिहार में चंपारण आइए और हमें निजात दिलाइए। तो गांधी जी इनके आमंत्रण पे चंपारण गए थे और चंपारण सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी के दौरान। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगर पूछे कि किस अधिवेशन में जो है तिलक साहब ने स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आप कहेंगे 1916 वाला। पानी पी लिया थोड़ा सा। अगला है वर्ष 1917 आपका होता है कोलकाता के अंदर और इनमें पहली बार एक महिला एनी बेसेंट के द्वारा कांग्रेस में अध्यक्षता संभाली जाती है। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस के द्वारा अपनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और राइज कर रहा है कि भाई कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया, है ना, कांग्रेस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1917
17 वाले अधिवेशन जो अध्यक्षता कर रही थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट जो है भारत में होम रूल तिलक साहब के साथ 1916 में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में, या एक सेकेंड, हाँ सही है, 1882 में। ये दोनों में जो सक्रिय रोल अदा की थी तो ये एनी बेसेंट ही रही थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय अड्यार में बनाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो ओरिजिनल वाला है ये 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा यूएसए में एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इनका ओरिजिन है। इंडिया में लाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। 1883 में अड्यार में इनके जो है ऑफिस खोला गया था। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रख लेंगे। 1917 वाला, इसमें तिरंगा को एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। वर्ष 1918 ये विशेष सत्र थे, ये बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। देखिए यहाँ पे 1918 में भी 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो बॉम्बे के अंदर होते हैं और एक आपका दिल्ली के अंदर होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ी बारीकियां से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी CHSL ने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वर्ष 1918 ये विशेष सत्र थे। रेगुलर सत्र होगा ये, विशेष सत्र और रेगुलर सत्र में क्या भिन्न है? रेगुलर मतलब जो होना तय था, विशेष मतलब किसी कारण से बुलाया गए है ना भैया। तो जो विशेष सत्र है ये बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था, जो आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आया था, जिसमें आपका प्रांत में द्वैध शासन एस्टेब्लिश कर दिए थे, लेकिन ये प्रांतीय द्वैध शासन आपको समाप्त किया गया था। भारत सरकार 1935 के जो अधिनियम थे और प्रांत में द्वैध शासन के जगह पे इस 35 वाले अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये चीजों को रिलेट करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये चेम्सफोर्ड वाली मामले पे बात करने के लिए बुलाया गया था, और इसमें जो है कांग्रेस में लगभग दोबारा फूट पड़ा। ये लाइन आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस में दोबारा फूट कब मानी जाती है, तो 1918 बॉम्बे विशेष अधिवेशन है ना, सैयद हसन इमाम साहब की अध्यक्षता में। 1918 में दिल्ली में उसी साल अध्यक्षता बैठक होती है, और इस बैठक में मदन मोहन मालवीय साहब अध्यक्षता संभालते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? महामाना कहते हैं। क्या कहते हैं? महामाना कहते हैं। BHU के फाउंडर कौन है भाई? BHU के फाउंडर है मदन मोहन मालवीय साहब। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, है ना। इनके अलावा वर्ष 1919 अमृतसर में एक अधिवेशन होती है, और मुझे लग रहा है कि जो आपका उत्तरी पश्चिमी भारत है ना, उत्तरी पश्चिमी भारत है, ये वाली पोर्शन जो भारत की है, यहाँ पे एकमात्र अधिवेशन अमृतसर में ही हुई है ना, एकमात्र अधिवेशन अमृतसर में ही हुई है, यही वाला। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पे एकमात्र अधिवेशन गुवाहाटी के अंदर हुआ था आयंगर साहब की अध्यक्षता में। तो ये दोनों भी आने वाले समय के टॉपिक क्वेश्चन है, तो इन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा, काम बनेगी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अमृतसर हो जाएगा। अमृतसर में 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। कांग्रेस में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। अब खिलाफत आंदोलन के जो सूत्रधार हैं इंडिया में, वो कौन है? तो अली बंधु है, शौकत अली और एक मोहम्मद अली नाम था मेरे ख्याल में, कंफर्म नहीं, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। मोहम्मद अली और शौकत अली ही नाम था, है ना। शौकत, हाँ भाई एकदम फिक्स भाई, शौकत अली ही नाम था, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्ष 1920 में विशेष सत्र कोलकाता में हुआ था, है ना। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अगुवाई में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। ये असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। 22 में बंद हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, और ये एक हिंसक मोड़ ले लिया था, और गांधी जी जो है अहिंसा पर चलने वाले थे, तो इन्हें बंद कर दिया था। हालांकि बहुत सारे नेता इनके समर्थन में नहीं थे कि इनको बंद नहीं करना चाहिए था, है ना। और इसमें ये बंद होने से बहुत सारे जो है अलग नेता अलग अलग पार्टी बनाए, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का स्वराज पार्टी बहुत ज़्यादा फेमस है इनके बाद। ठीक है, इनके अलावा गांधी जी का ये विस्तृत पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, इससे पहले आपने चंपारण सत्याग्रह भी देखा, लेकिन ये क्षेत्रीय था क्योंकि ये बिहार रीजन में जो है किया गया था। ठीक है भैया, चलते हैं हम आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है,
नोट करके। 1920 में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ था और वो जो बम्बई में था वो था विशेष। मैंने क्या कहा, विशेष एक अलग होता है जो किसी कारणवश बुलाया जाता है। नियमित क्या होता है, जहां होना होता है वेन्यू फिक्स होती है, तो ये नियमित है। अब नियमित वाले की अध्यक्षता कौन थे, विजय राघवाचार्य, है ना। इसमें कांग्रेस के नियमावली या संविधान में परिवर्तन किया गया। इससे पहले भी आपने एक बार परिवर्तन देखा, फिर से यहाँ पे परिवर्तन देखा, है ना। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन करा गया। अब देखिए वर्ष 1922 गया में आपका अध्यक्ष हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गया में, गया बिहार के अंदर, विष्णुपद मंदिर जहाँ पे है ना। अध्यक्ष CR दास, चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। अन्य नेता INC से अलग हो गए, बहुत सारे नेता अलग हो गए INC से, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था। इनका मेन कारण असहयोग आंदोलन का बंद होना, कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी का जो गठन है 1923 में हुआ था। इसमें इसी लाइन में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे एक स्टार लगा दिया हूँ ताकि आप ये ना समझो कि 22-23 कैसे हुआ, चूंकि ये अधिवेशन पहले हुआ, बंद वगैरह असहयोग आंदोलन पहले हुआ, बाद में गठन हुआ 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का, है ना। इनके अलावा 1923 में कांग्रेस के 2 ठिकाने पर अधिवेशन हुए थे, काकीनाडा, जिनमें अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली, जबकि दिल्ली में भी एक अधिवेशन सेम ईयर में हुआ था, उनमें अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और उस समय जो अबुल कलाम आज़ाद साहब, जो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हुए, सबसे कम उम्र के अध्यक्षता संभालने वाले हुए थे भैया, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 45 या फिर कहें 1940 से 46 तक जो है कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पे बने रहे, यानी ये 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष बने रहे। ये ध्यान रखेंगे। इसके बीच में कई सारे घटना होंगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, बेबेल योजना हो गया, माउंटबेटन योजना हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अगस्त क्रांति हो गई। ये जो भी है इनके बीच में, इनके दरमियान जो अध्यक्षता संभाले रहे वो कौन रहे भैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। ये आपको समझना होगा। 1924 में आ जाते हैं बेलगांव अधिवेशन। इसमें महात्मा गांधी जो है अध्यक्षता किए थे, और इससे पहले आपने को दिखाया था मैंने, है ना, एक और कि जिसमें महात्मा गांधी सिर्फ इंट्रोड्यूस मतलब करवाए थे, 1901 ईस्वी में थे, है ना। इनके अलावा 1925 में कानपुर में जब गांधी जी आ गए तो गांधी जी के तुरंत लगले सरोजनी नायडू भी आ गई अध्यक्षता करने 1925 में, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इससे पहले महिला कौन थी, एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता में, और ये एनी बेसेंट कहाँ पे है, कानपुर में 1925 में है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पूर्ण रूपेण भारतीय महिला कहेगा तो आपको एनी बेसेंट आंसर लगाना है, खाली महिला कहेगा तो आपको जो है आंसर लगा देना है एनी बेसेंट, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, यही एनी बेसेंट मैडम जो है बाद में स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, उत्तर प्रदेश की। इनके अलावा 1926 गुवाहाटी, यह पूर्वोत्तर भारत में पहला अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होंगे उन्हें खादी वस्त्र से सुसज्जित होना पड़ेगा, यानी खादी को बढ़ावा देना। किस अधिवेशन में हुआ, तो आप कहेंगे 1926 वाले में, है ना भैया। थोड़ा बहुत सोचिए, स्टार्ट कीजिए। अब आप युवा हो गए हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे मेरे ख्याल में, अब आप बच्चे नहीं हैं, है ना। इनके अलावा वर्ष 1927 मद्रास, अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। इसमें चीन, कई मामलों में ईरान, लेकिन चीन का नाम ज़्यादा सही रहेगा। चीन में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया, या टारगेट फिक्स किया गया कि अपना एक ही नारा, पूर्ण स्वराज हमारा। जैसे अभी सरकारी कर्मचारी जो है एक ही नारा होना है हम लोगों का कि OPS हमारा। एक स्लोगन अभी मैंने कल ही देखा व्हाट्सएप पर, न UPS न NPS, अपना तो है बस OPS माने ओल्ड पेंशन सिस्टम, ठीक है भाई। तो ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया, वैसे मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये पूर्ण स्वराज पर संकल्प अपनाया गया, टारगेट फिक्स किया गया, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे ना किया गया। ये सिर्फ एक मोटो रखा गया, लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कहेगा तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कहेगा तो आपको 1929 आंसर मारना है, या फिर इस चीज़ों को आप डिलीट ही कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनके अर्थ अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ रखा गया, आप तो लक्ष्य समझ रहेंगे ना, टारगेट, है ना। तो लक्ष्य जो है ये आपका 1927 में ही रखा गया था। और जहाँ पे साइमन कमीशन जो फॉर्मेशन हो गया था, साइमन कमीशन का एक्चुअली फॉर्मेशन 1927 में हुआ था, जो ब्रिटेन के अंदर हुआ था, लेकिन भारत आया था 1928 में, है ना। और रिपोर्ट बाद में सौंपे थे, ठीक है भाई।
तो पता तो चल ही जाता है ना कि इस प्रकार की गठन हो रहे हैं साइमन कमीशन, जिसे गोरो का कमीशन कहते हैं, उसमें कोई भी इंडियन को जो है शामिल नहीं किया गया। तो इनका विरोध करने के लिए 1927 में ही जो है आपका प्रस्ताव रखा गया था, है ना। स्वराज का जो पूर्ण स्वराज का टारगेट है 27 में, लेकिन पूर्ण स्वराज मांग किया गया था 1929 में। अब 28 में आते हैं मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था 1928 में कोलकाता के अंदर। 1929 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो इसमें जो है पारित किया गया था या फिर निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। अब देखिए 1929 में हो रहा है, तो उसी साल की 26 जनवरी नहीं, ये 1930 में मनाया गया था, और इसी याद को तरोताजा करते हुए हमने संविधान बनाकर तैयार कर लिया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू किए थे हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये जो 26 जनवरी का दिन है, ये हम याद कर रहे हैं 26 जनवरी 1930 को एक्चुअली, है ना। इन्हीं के याद में जो है पहला गणतंत्र दिवस जो है थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो 26 नवंबर 1949 को ही हो जाता, है ना, संविधान लागू। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि कई चीज जो है बनने के साथ ही लागू हो गई, लेकिन सब चीज नहीं लागू हुए थे। इनके अलावा वर्ष 1931 कराची, ये आपका अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल साहब। इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया था। महात्मा गांधी लंदन में जो सेकेंड आपका गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो उनमें उनका जाना तय हो गया था, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्ष 1934 बॉम्बे के अंदर हुआ था। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस में संविधान के संशोधन किया गया, यहाँ पे ये तीसरी बार है संशोधन, है ना, कांग्रेस के संविधान में। इनके अलावा वर्ष 1936 लखनऊ में आपका अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है, समाजवादी विचारों को। इनके अलावा 1937 फैजपुर में होता है, और ये गांव में हुआ था, और इनमें भी जेएल नेहरू ही अध्यक्षता किए थे। गांव में एकमात्र बैठक हुआ है फैजपुर के अंदर। वर्ष 1938 हरिपुरा में नेताजी जो है अध्यक्ष थे, है ना। और इसमें राष्ट्रीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे गलत कर देते हैं, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व, या यहाँ पे मैंने अध्यक्षता लिखूं तो कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो अध्यक्षता है ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है। एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, उसमें जो हेड आदमी होंगे ना, वो अध्यक्ष यहाँ पे या फिर नेतृत्व लिखा हुआ है। आप समझ में आएगा नहीं? देखिए मान लीजिए कि ये वो बैठक है, इसमें राम है अध्यक्ष चला रहा है, इस बैठक को संचालन कर रहा है, राम अध्यक्ष है, लेकिन इसी बैठक में, है ना, कुछ जना मिल के एगो पार्टी बना लिए, इस पार्टी का नाम है ना, आज़ादी पार्टी मान लीजिए, है ना। तो ये जो आज़ादी पार्टी है, इनमें एक श्याम नाम का लड़का जो है गठन कर लिया। तो इसी बैठक में जो है अध्यक्ष तो थे राम, लेकिन इस बैठक में वो नया चीज बना जिनकी अध्यक्षता कौन की है? श्याम। तो ऐसे ही है कि 1938 में हरिपुरा के जो बैठक थी, सुभाष चंद्र बोस साहब अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन इसी बैठक में एक पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय योजना समिति कमेटी का गठन हुआ। इनमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो नेहरू साहब थे, ठीक है भाई। इनके अलावा त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ये विवादास्पद अधिवेशन है। इनमें जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए थे, आपको पता होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा इसलिए दिए थे कि जीत तो गए थे लगातार दूसरी बार नेताजी, लेकिन गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, है ना, तो गांधी जी इस जीत से खुश नहीं थे, है ना, जैसे कई जगह लेख मिलते हैं, है ना। तो इनके लिए सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे दिए थे कांग्रेस से और अपना खुद का एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करे थे। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन राइज होती है सर कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी ने किसे खड़ा किया था? तो पहला आंसर है पट्टाभी सीतारामैया। दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि जब 1939 में जब आपका त्रिपुरी अधिवेशन में जो है आपका क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए, तो जो है कौन बने थे तत्काल अध्यक्षता, कौन संभाले थे? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। राजेंद्र प्रसाद साहब जो है तत्काल अध्यक्षता संभाले थे इस्तीफा देने के बाद। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनके अलावा और लगातार 2 बार राष्ट्रपति अभी तक राजेंद्र प्रसाद साहब ही रहे हैं और कोई नहीं रहे हैं। इनके अलावा वर्ष 1940 रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद साहब, मैं जैसा कि बताया कि 6 वर्षों तक लगातार रहे थे और इनके बीच में कई सारे घटना होते हैं, जैसे क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध इत्यादि वगैरह। कैबिनेट मिशन भी इसी में आएगा 46 में। वर्ष 1946 मेरठ में
जेबी कृपलानी आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र है ये, इसके बाद हमें आज़ादी मिल जाती है। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी अलग से पूछा जाता है। 1947 के अंदर दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी, उस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है, लेकिन कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया वो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। सबसे अधिक बार कांग्रेस की बैठक 10 बार कहाँ पे हुआ है? कोलकाता के अंदर हुआ है। 10 बार से ज़्यादा कहीं पे नहीं हुआ है, कोलकाता में सबसे अधिक बार हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के कांग्रेस के पूर्ण विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग टुडे एग्जाम की कंटेंट अगर लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।